रिस्पॉन्स ना बताने की सूरत में मेरे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास अभी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है कि मैं जान सकूं कि यार किसी को क्या समझ में नहीं आया, क्या आ गया। और आप हैं भी नहीं सामने, वरना सामने होते तो शक्ल देख के पहचान जाते। तो प्लीज बताना। जरा देखो, आपके पास क्वेश्चन में बोला हुआ क्या है। क्वेश्चन में बोला हुआ ये है कि एक ग्लास बीकर है जिसका मास आपके पास m है। जो बेस ऑफ द बीकर है वो सर्कल है और उसका रेडियस तुम्हें r दिया हुआ है। बीकर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। आपने प्रेशर की एक्सप्रेशन निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ एम जी एन आर। प्रेशर की एक्सप्रेशन निकालनी है। तो हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। अब देखो, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है जो ये बीकर होगा, बीकर का अपना वेट ही उसकी क्या होगी, फोर्स होगी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। ठीक हो गया। अब एरिया आपके पास ऑब्वियस सी बात है सरफेस का होता है। यहाँ पे शेप कौन सी दी हुई है, सर्कल। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह हमने क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। तो देखो, प्रेशर का फॉर्मूला होता तो फोर्स ओवर एरिया है, हमें एक्सप्रेशन निकालनी थी। तो हमने किया क्या, हमने देखा ये कि फोर्स यहाँ पे कोई अलग से फोर्स तो अप्लाई नहीं कर रहा, तो जो ऑब्जेक्ट का वेट है वही उसका क्या हो जाएगा, फोर्स। ऑब्जेक्ट का वेट किसके बराबर है, mg। अब एरिया कैसे निकालूं, सर्कल दी हुई थी शेप, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपने देखो प्रेशर के लिए फॉर्मूला निकाल लिया बेटा, जी एम और आर की फॉर्म में। देखो जी भी आ रहा है, एम भी आ रहा है और आर भी आ रहा है बेटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ एम जी आर। उसके बाद देखें, यहाँ पे आपके पास पार्ट बी में यहाँ पे फरमाया हुआ ये है कि कंटेनर एक्स से इसमें से पानी नीचे गिर रहा है बेटे। शुरू में तो आपके पास बीकर जो था वो एम्प्टी था। टाइम जीरो पे हम लोगों ने टैप ओपन कर दिया बेटा, एक्स से लिक्विड बेटा बीकर में गिरना शुरू हो गया। टाइम टी पर हम लोगों ने टैप बंद कर दिया बेटा। आपने प्रेशर बताना है बेटा, यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना था, प्रेशर और टाइम का आपको ग्राफ दिया हुआ है बेटा। तो जरा देखो आपके पास हुआ क्या कि जीरो पे आपने क्या किया, गौर से सुनना बेटा। जीरो पे आपने यहाँ से टैप ओपन कर दिया, पानी नीचे गिरता रहा। पानी नीचे गिरा तो आपके पास क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो आपके पास बेटे और कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा बेटा। तो आपके पास हुआ क्या, जीरो से लेकर टाइम टी तक आपका प्रेशर बढ़ता रहा। किस वैल्यू तक बढ़ता रहा, न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट अलाउड, तो टेंशन नहीं है। बस सिर्फ ये देख लेना टाइम टी तक तुम्हारा प्रेशर बढ़ता है। उसके बाद आपने क्या किया, अब आपने टैप बंद कर दिया था, पानी निकलना अब यहाँ से ये बंद हो गया भाई। तो अब पानी जा ही नहीं रहा होगा। तो अब जितना पानी बीकर में है बस उतना ही रहेगा। तो मतलब जितना प्रेशर अभी है बस उतना ही रहेगा, अपना प्रेशर कम होगा ना, प्रेशर आपके पास ज्यादा होगा, बल्कि जितना प्रेशर है उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब है जैसे ही टैप आपने बंद कर दिया, अब प्रेशर इंक्रीज होना भी बंद हो गया। डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता ना बेटा, इंक्रीज होना भी बंद हो गया। तो अब ये चाहे 2T तक पूछते या 100T तक पूछते, प्रेशर आपका क्या रहता है बेटा, सेम ही रहता है। प्रेशर आपका चेंज नहीं होता। तो देखो, इन द बिगनिंग जैसे ही आपने टैप खोला बेटा, बीकर से पानी गिरना शुरू हुआ, प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ बेटा। टाइम टी पे आपने क्या कर दिया, टैप को बंद कर दिया, तो आपका प्रेशर बढ़ना भी क्या हो गया, बंद हो गया बेटा। अब आपका प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 3 मार्क्स के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ था बेटा, 3 मार्क्स बेटा। कंडीशन समझनी थी, सवाल आसान था। आई होप सो बेटे मेरे तमाम बच्चों को अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। किसी को समझ में ना आए, परेशानी हो बेटा, बिंदास हो के आपने सवाल पूछ लेना है बेटा। अगला सवाल जरा देखें, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ क्या है कि भाई ये आपके पास एक सिरिंज दी हुई है बेटे, यहाँ पे हमने वैक्स लगाई हुई है। ठीक है भाई, और ये पिस्टन है जो आगे पीछे मूव हो सकता है बेटा। राइट नाउ अभी इसके अंदर कुछ एयर जमा है बेटे। उस एयर का प्रेशर आपको दे दिया है 1.0 10 टू द पावर ऑफ 5। यहाँ पे प्रेशर ऑफ एयर आपको दिया हुआ है। अब जरा देखो, प्रेशर के दोनों फॉर्मूलाज याद आ जाने चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एक फोर्स ओवर एरिया होता है। प्रेशर का फॉर्मूला दूसरा क्या होता है, रॉ जी एच। ये दोनों के दोनों आपके पास किसके फॉर्मूलाज हैं, प्रेशर के लिए ही है बेटे। तो अब आपको ये चीज बता दी है कि एयर ट्रैप हुई हुई है और उस एयर का प्रेशर आपके पास कितना है, 1.0 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल्स बेटे। आपको बता दिया वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब यहाँ पर जो एयर ट्रैप हुई हुई है उसका वॉल्यूम आपको ये बता दिया।
एरिया ऑफ द एंड ऑफ द पिस्टन इन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो एरिया है आपके पास पिस्टन का वो भी आपको बता दिया बेटा। फ्रिक्शन उन्होंने बोला कि भाई नेग्लिजिबल है। आप बता दो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ प्रेशर। यस 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 यस, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द सिरिंज बेटा। अंदर एयर का ये जो एयर है ना बेटा, ये कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है ये फाइंड आउट करें, सवाल का मतलब। तो मैंने कहा अंदर एयर जो मौजूद है उसके लिए मुझे डेटा क्या क्या गिवन है, मुझे उसका प्रेशर गिवन है, मुझे उसका एरिया गिवन है, मुझे उसका वॉल्यूम भी गिवन है। मुझे निकालनी क्या है, फोर्स। तो कोई ऐसा फॉर्मूला, देखो प्रेशर की बात हो रही है तो कोई ऐसा फॉर्मूला प्रेशर का ढूंढो जिसमें फोर्स आती हो। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। मुझे प्रेशर भी पता है, मुझे एरिया भी पता है, मैं क्या निकाल लूंगा, फोर्स निकाल लूंगा। देखो एयर का प्रेशर कितना था, इतना ही था। एयर जिस एरिया के साथ कांटेक्ट में थी उसका एरिया इतना ही था, बिल्कुल था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये एयर जो अंदर ट्रैप एयर है ये कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है, वो फोर्स भी आ गया। एंड द फोर्स इज 350 न्यूटन बेटा। You were asked to find out the force which is actually provided by the air. तो ये जो अंदर एयर थी उसका आपको प्रेशर भी पता, उसका आपको वॉल्यूम भी पता, एरिया भी पता। वॉल्यूम का भी काम नहीं आया, हमने P इज इक्वल टू एफ ओवर ए इस्तेमाल किया। एयर का प्रेशर भी हमें गिवन, ये इस एयर का एरिया भी गिवन। हमें एयर की ही फोर्स निकालनी थी तो हमने एयर की फोर्स निकाल ली बेटे। उसके बाद आपके पास बोला हुआ है द फोर्स ऑन द पिस्टन इन ए पार्ट वन एक्स टू राइट। मतलब ये जो आपके पास ये जो पिस्टन है इसके ऊपर फोर्स लग रही है राइट डायरेक्शन में। एक्सप्लेन व्हाई द पिस्टन डज नॉट मूव टू राइट। अब देखो एयर राइट पर प्रेशर लगा रहा है लेकिन ये राइट पर नहीं जा रहा भाई, ये भी बहुत ढीठ बना हुआ है। क्या मसला है सर, ढीठ बनने की वजह क्या है? ये तो बात वही हो गई कि अगर मेरे पास इंग्लिश विद सर हैबत साहब यहाँ पे मौजूद हैं, अगर उनको कोई यहाँ से खींच रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो यहीं के यहीं खड़े हैं, तो इसका मतलब है कोई उनको यहाँ से भी खींच रहा होगा जो इक्वल फोर्स लगा रहा होगा। तो इसका मतलब एयर आपके पास राइट पे प्रेशर लगा रही है तो उसको कहीं ना कहीं से फोर्स लेफ्ट से भी लग रही होगी, और लेफ्ट से लगाने वाली फोर्स होगी कौन? सर बाहर भी तो एयर मौजूद होगी, तो एयर भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर रही होगी, मतलब एयर भी तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एयर राइट पर फोर्स लगा रही है और जो बाहर एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है वो इस पिस्टन को लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रही है। जी हैदर साहब, हैदर साहब पूछें। सर इन्होंने कहा है कि फ्रिक्शन जो है वो पिस्टन और सिरिंज के दरमियान नेग्लिजिबल है, जी मगर उन्होंने उस वाले फ्रिक्शन का तो जिक्र नहीं किया जो जो अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने वही जिक्र किया है। ओह अच्छा, और कोई मसला? नहीं 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 सर। ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा आपके पास एयर राइट पर फोर्स लगा रही है, ये पिस्टन राइट पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि लेफ्ट से भी एक फोर्स लग रही होगी। तो हमने यही चीज मेंशन कर दी कि फोर्स टू द लेफ्ट बाय एटमॉस्फेयर इज बैलेंस्ड बाय फोर्स टू द राइट, हेंस नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पिस्टन अपीयर्स। आपके पास एयर राइट पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, और आपके पास पिस्टन जो है एटमॉस्फेयर के जो आपके पास है बाहर एयर। अब देखो अगर ये पिस्टन राइट पर आपके पास ये एयर राइट पर फोर्स लगा रही है तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, इसको राइट पे मूव करना चाहिए, बट दिस इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो मतलब कोई लेफ्ट से भी फोर्स लगा रहा होगा, तो अब मैंने कहा लेफ्ट में कौन फोर्स लगा रहा है, तो भाई एटमॉस्फेयर में भी तो एयर मौजूद है और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से बैलेंस है, तभी ना पिस्टन आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो हमने बता दिया कि आपके पास एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो कहाँ पर फोर्स लगा रही है, लेफ्ट पर, और जो आपके पास अंदर एयर ट्रैप है वो फोर्स कहाँ पे लगा रही है, राइट पर। और ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस हैं। जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं तो इनकी कोई रिजल्टेंट फोर्स भी नहीं है, इसलिए पिस्टन भी कहीं पर मूव नहीं कर रहा बेटा। अगला सवाल जरा देखिएगा, द पिस्टन इज नाउ मूव टू द राइट बाय एन एडिशनल फोर्स। अब मैंने क्या किया, इस पिस्टन को राइट पे मैंने खुद खींच दिया बेटा।
अब देखो इस पिस्टन के राइट पे मूव होने से होगा क्या, लेट सपोज ये यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो आपकी ये एयर है, ये एयर तो ज्यादा नहीं हुई, लेकिन इसी एयर का अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा बेटा, जरा देख रहे हो बेटा, पहले ये एयर सिर्फ इतने हिस्से में ट्रैप थी, लेकिन जब मैं इस पिस्टन को राइट पर ले गया तो आपके पास अब इसी एयर का वॉल्यूम ये पूरा ए हो गया बेटा, वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, एयर का बढ़ गया। ठीक है जी। द टेम्परेचर ऑफ द एयर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल व्हाई द प्रेशर डिक्रीजेस। देखो हम लोगों ने पढ़ा है, जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हमने ये चीज पढ़ी है बेटे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो इन्होंने बोला है टेम्परेचर आपके पास क्या है, टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होने चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो जब आपने इस से पिस्टन को राइट पे खींचा बेटे, तो आपके पास हुआ क्या, द वॉल्यूम ऑफ द एयर इंक्रीजेस। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। सर क्यों, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इसको हमने समझाना भी है बेटे, तो हमने क्या किया, अब देखो पहले जब वॉल्यूम कम था तो पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन ज्यादा थी, और आपको पता है गैस में प्रेशर ड्यू टू कोलिजन ही होता है। अब आपके पास जब आपके पास वॉल्यूम बढ़ गया, पार्टिकल्स तो नहीं बढ़े ना बेटा, पार्टिकल्स तो उतने ही है, पहले आपके पास वो इतनी सी जगह में कोलाइड कर रहे थे, अब इतनी बड़ी जगह में कोलाइड कर रहे हैं। पार्टिकल्स यहाँ पे भी लेट सपोज अगर 4 थे तो यहाँ पे भी 4 पार्टिकल्स ही हैं बेटा। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो आपका कोलिजन क्या हो गया, कम। हमने बताया पार्टिकल्स कोलाइड विद द पिस्टन, बट एज द पिस्टन मूव टुवर्ड्स राइट, area या volume increases, due to which particle spread out, which decreases the number of collision, and hence जब number of collision decrease होंगे तो pressure भी आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, decrease हो जाएगा, खत्म हो गई बात। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये उन्होंने बता दिया। when the temperature is constant, pressure is inversely proportional to volume. if I increases the volume, number of particles को मैंने नहीं छेड़ा बेटा, वॉल्यूम बढ़ाया, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो गया, कम। नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो गए तो प्रेशर भी आपके पास क्या हो गया, कम हो गया बेटा। 3 मार्क्स के लिए ये सवाल था। अब उन्होंने बोला क्या है अगले सवाल में, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द सिरिंज व्हेन वॉल्यूम इज दिस। तो देखो मुझे इनसाइड द सिरिंज प्रेशर पहले गिवन था और उस वक्त वॉल्यूम ये था, तो ये आ गया P1 और ये आ गया क्या, V1। अब इन्होंने बोला जब मैंने पिस्टन को राइट पे मूव कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, और वॉल्यूम बढ़ के आपके पास कितना हो गया, इतना हो गया बेटा, तो ये आ गया V2। अब आपने नया प्रेशर मालूम करना है जो कि है P2। तो उसका फॉर्मूला क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इनिशियली प्रेशर कितना था, ये था जो आपके पास पीछे गिवन था। इनिशियली वॉल्यूम कितना था, ये था, ये भी आपके पास पीछे गिवन था बेटा। अब राइट पर मूव करने के बाद नया वॉल्यूम क्या आ गया, ये आ गया नया वॉल्यूम, और आपको मालूम क्या करना है, P2। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, आपके पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया। मेरे बच्चों मुझे बताओ क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को अच्छे तरीके से सवाल सबको समझ में आ गए। इफ यस प्लीज गिव अ थम्स अप, इफ नो आस्क मी क्वेश्चन बेटे। ठीक है, ठीक है, हैदर अली नकवी साहब, हुजैफा साहब, खतीजा जी, उस्मान साहब, बिस्मा खालिद, गुड हो गया। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास गिवन है, सवाल में आपके पास क्या बोला हुआ है भाई, 0.9 से लेकर 2.9 तक की मोशन के बारे में बताएं। 0.9 कहाँ है स्पीड टाइम ग्राफ में, अब जरा देखो चीजें याद होनी चाहिए आपको। ये आपके पास आ गया, दिस इज 0.9, और ये आ गया आपके पास 2.9। तो यहाँ पे 0.9 से 2.9 तक आपका ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब है 0.9 से 2.9 तक आपके ग्राफ की स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद बोला 2.9 से 3.5 तक बताओ, तो 2.9 ये रहा, 3.5 ये रहा। 2.9 से 3.5 तक आपके पास क्या हुआ है, स्ट्रेट लाइन है लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट डिसेलेरेशन है भाई, बता दिया। 3.5 से 4.5 तक क्या है, ये है 3.5, ये है 4.5, और इसमें स्पीड आपके पास क्या रही है, जीरो रही है। तो हमने बता दिया 3.5 से 4.5 तक आपका पार्टिकल कहाँ पर है, रेस्ट पर है बेटा।
तो आपके पास 3 अलग-अलग टाइम पीरियड्स दिए हुए थे। उन टाइम पीरियड में ग्राफ की शेप देख के आपने बताना था, स्ट्रेट लाइन है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड टाइम ग्राफ। आपके पास स्ट्रेट लाइन है लेकिन डिक्रीज़ हो रही है, तो ये कांस्टेंट डिसेलेरेशन बेटा। ये आपके पास क्या है, 0 पर है, तो ये आपके पास क्या है, आपके पास ये एट रेस्ट है बेटा। ठीक है? अच्छा। तरीके से बेटे अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो आगे आपके पास दिया हुआ क्या है, सवाल जरा देखिएगा मेरे बच्चों। सिर्फ सवाल को नोटिस करो, सवाल अगर समझ गए काम आसान है, बहुत आसान है। बोला हुआ क्या है, एक और बस है जिसकी स्पीड क्या है, 8.9 है। ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स, और उस फोर्स की वजह से आपके पास क्या हुआ, बस स्टॉप हुई। सर आप वो रिपीट करेंगे, यानी क्या बोला? आप अपने जो टॉपिक की लिस्ट है जरा वो मुझे सेंड कर दीजिएगा सर। ठीक है, बिल्कुल। चले। अच्छा, द ब्रेक अप्लाई कांस्टेंट फोर्स एंड द बस स्टॉप इन अ डिस्टेंस ऑफ 23 मीटर। मतलब जब बस ने ब्रेक अप्लाई की तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 23 मीटर मूव किया और उसके बाद वो स्टॉप हो गई। बस का मास आपको ये दे दिया है 1800। बोला हुआ ये है काइनेटिक एनर्जी निकालो बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो देखो सीधा सीधा सवाल पूछा हुआ है, कोई आपसे घुमा फिरा के भी नहीं पूछा हुआ। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। आपके पास क्या बस का मास पता है, ये रहा मास। क्या बस की स्पीड पता है, बिल्कुल ही। तो आपने क्या किया, एम की जगह एम डाल दिया, वी की जगह वी डाला, और हम लोगों ने क्या किया बेटा, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, सिंपल। उसके बाद क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप द बस। अब जरा देखो इसी सवाल से तुम्हें लिंक बनाना है, लिंक बनाओगे काम आसान हो जाएगा। फोर्स के हमने बेशुमार फॉर्मूला पढ़े में, मैंने एफ इज इक्वल टू एम ए भी पढ़ा हुआ है, मैंने एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम भी पढ़ा हुआ है। एक फोर्स का फॉर्मूला मैंने प्रेशर में भी पढ़ा हुआ है। मैं वो फोर्स का फॉर्मूला यूज करूंगा जो जिसमें काइनेटिक एनर्जी या वो कोई इस टाइप का सवाल हो। तो अगर आपको याद हो वर्क पावर एंड एनर्जी में हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा, पावर के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब सवाल ये सर, आप यहाँ पे इसके काइनेटिक मतलब आप ये सोच क्यों रहे वर्क पावर एनर्जी वाला, क्योंकि इससे ऊपर वाले पार्ट में आपने क्या निकाला, एनर्जी। अब मैंने देखा, मैंने कहा वर्क का भी एक फॉर्मूला होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो देखो फोर्स आई ना, अब उसके लिए सवाल क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस तो है। डिस्टेंस तो चलो मुझे पता चल गया 23 है, फोर्स मुझे निकालनी है, वर्क डन क्या लूंगा। तो आपको अब यहाँ पे एक चीज याद आनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। अब जरा देखो आप रिलेट कर सकते हो कि मैं यहाँ पर क्यों सोच रहा था कि कोई ऐसा वर्क पावर एनर्जी के ही चैप्टर में से मैं क्यों एक ऐसा फॉर्मूला सोच रहा था जिसमें फोर्स आती हो, क्योंकि अभी अभी काइनेटिक एनर्जी निकाली ना बेटा। अब देखो अगर मैं एम ए इस्तेमाल करता हूँ, एम है ए नहीं है, डेल्टा पी ओवर टी इस्तेमाल करता हूँ तो ना चेंज इन मोमेंटम है ना टाइम है। प्रेशर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ तो ना प्रेशर है ना एरिया है। तो अब कौन सा फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, मैं ऐसा फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा जो एनर्जी वगैरह से रिलेटेड हुआ। तो मुझे याद आया कि वर्क डन के फॉर्मूले में भी फोर्स आती है, डिस्टेंस तो है, मैं कहा वर्क डन नहीं है। तो फिर याद आया काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम चीज होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर 7.1 टू द पावर 5 है तो वर्क डन भी कितना होगा, 7.1 टू द पावर 5। तो मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है और वर्क डन काइनेटिक एनर्जी जितना ही है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 23, और ये हमने वहां जाकर डिवाइड करके फोर्स निकाल ली। मेरे बच्चों आई होप सो आपको ये सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं आए तो वही चीज माइक ऑन करें या प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। उस्मान महमूद साहब आपका ये सवाल था, जरा इसको देखिएगा। आपने ये सॉल्व किया था बेटा, आपको ये आ नहीं रहा था। सबसे पहली चीज आपसे यहाँ पे पूछ ली, डिफाइन इम्पल्स। अब आपको याद होगा मोमेंटम वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि इम्पल्स हम लोग किसको बोलते हैं, इम्पल्स चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि मेरे बच्चों आपके पास कभी भी डिफाइन करने के लिए आए तो आपने ये काम नहीं लिखना, आपने ये नहीं लिखना कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। नो, हम लोग हमारे पास ये डेफिनेशन ही नहीं है। हमने इसकी डेफिनेशन एक फॉर्मूला से देखी थी। हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम देखा था ना बेटा। ये चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स को ही बोलते हैं, इसको अकेला कर लो। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब
इम्पल्स किसके बराबर है? इम्पल्स आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही इसकी डेफिनेशन भी है। तो लिख दो बेटा इसकी डेफिनेशन। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, किस किस को? फोर्स को और टाइम को। और टाइम के लिए आपने लिखा फॉर विच द फोर्स एक्स, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते टाइम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ इट्स एप्लीकेशन, के टाइम उस वक्त तक कंसीडर करना है जब तक आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स। ऑल्दो आपको पता है इम्पल्स को आसानी से समझने के लिए हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, लेकिन जब भी डिफाइन है तो डिफाइन में ये काम नहीं करना है। उसके बाद आपके पास बोला भाई ये है कि भाई यहाँ पर एक रॉकेट है और एंड इट एग्जॉस्ट गैसेस, उसके अंदर से गैसेस निकल रही हैं। जी बेटे। सर ये एक बारी फॉर्मूला वाली चीज रिपीट ठीक है, अच्छा आरम भाई माइक ऑन करें, मैं आपको समझाता हूँ। आरम भाई आपने एक मोमेंटम वाले टॉपिक में एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। जी सर। बेटे ये चेंज इन मोमेंटम में क्या कहलाता है? इम्पल्स। इम्पल्स। अब चेंज इन मोमेंटम को अकेला कर लो, तो सही एफ है। मल्टीप्लाई बाय टी हो गया। जी। ये किसका फॉर्मूला आ गया? चेंज इन मोमेंटम का, ये मतलब इम्पल्स का आ गया फॉर्मूला। जी। यही डेफिनेशन भी है। ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट, किस किस को प्रोडक्ट ठीक है कर रहे हैं? फोर्स को और टाइम और को। टाइम को। लेकिन टाइम के बारे में मेंशन कर देना कि टाइम कब से कब तक का लेना है। तो मैंने बता दिया फॉर विच द फोर्स एक्ट, मतलब उस वक्त तक टाइम लेना है जब तक फोर्स एक्ट हो रही है। एक्ट करिए, ठीक है सर। सेट हो गया। जी सर। अच्छा, ऑल्दो हम लोग चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोलते हैं, लेकिन मैं अगर डिफाइन में आ जाए और यहाँ पे कोई बच्चा लिख दे चेंज इन मोमेंटम, गलत हो जाएगी डेफिनेशन, नहीं लिखो, वो सिर्फ समझने के लिए डेफिनेशन ओके यही ओके लिखनी है। ओके। अब देखो रॉकेट ऊपर जा रहा है भाई, जा रहा है, एग्जॉस्ट गैस कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। देखा जाए तो न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है भाई। आगे उन्होंने बोला हुआ है एग्जॉस्ट गैसेस आर एमिटेड विद अ वेलोसिटी, ये जो गैसेस निकल रही है ना इनकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 1400। और क्या रेट दिया हुआ है? 2800 केजी पर सेकेंड। हर सेकेंड में कितनी गैसेस, मतलब कितने मास ऑफ गैस निकल रही है बेटे? 2800 केजी। देख लो इसका मतलब, आपके पास ये गैस की स्पीड दे दी बेटे कितनी? 1400। और हर सेकंड में रेट आपको दिया हुआ है 2800 केजी पर सेकंड, मतलब टाइम 1 सेकंड है। और इस 1 सेकंड के टाइम में कितने किलोग्राम ऑफ गैस बाहर निकल रही है? 2800 किलोग्राम। इससे हम लोगों ने ये चीज निकाली। आपको बोला हुआ क्या है? शो दैट द फोर्स एक्सर्ट ऑन द रॉकेट बाय दीज गैसेस इज 3900 किलो न्यूटन। ये जो गैस है बेटा, ये आपके पास कितनी फोर्स लगानी चाहिए है? स्टेट द इक्वेशन यू यूज। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूं यार, ये तो फोर्स मालूम करने के लिए बोला। तो मैंने कहा वही फोर्स के फॉर्मूला सोचो, एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है। अब देखो सवाल का पहला पार्ट देख के आपको कम से कम फॉर्मूला आइडिया हो सकता है। सवाल के पहले पार्ट में उन्होंने पूछा क्या? इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम। तो कोई ऐसा फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करो जिसमें चेंज इन मोमेंटम यूज होता हो। देखो आप यहां से इंडिकेट कर सकते हैं कि सवाल अगला पार्ट किस हवाले से होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। क्या मास तुम्हारे पास मौजूद है? मैंने कहा बिल्कुल मौजूद है, 2800। क्या फाइनल स्पीड मौजूद है? मैंने कहा बिल्कुल मौजूद है। क्या इनिशियल स्पीड मौजूद है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मौजूद। तो सर इनिशियल स्पीड मालूम करने की जरूरत क्या है? इनिशियल स्पीड तो जीरो ही होगी ना। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मास कितना? 2800। फाइनल स्पीड कितनी आ गई बेटे? 1400। माइनस मास कितना? 2800। इनिशियल स्पीड कितनी आ गई? जीरो आ गई। डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना था? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आ गया। डिवाइड किया तो सर 30। हमें कैसे पता कि 1 सेकेंड था? ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2800 केजी पर वन सेकेंड। सेकेंड तो अब इसका मतलब क्या हुआ? मास 2800 केजी और टाइम कितना है? 1 सेकेंड है। बात समझे हैदर भाई? तो आपके पास बेटा, और ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है उसका भी मैंने अंदाजा लगाया। आप जरा देखो, या तो देख लो, फोर्स निकालनी है ना, फोर्स के फॉर्मूला लिख लो, एफ इज इक्वल टू एम ए कैसे निकालू? नहीं पता। ठीक है। और तो मैं इस फॉर्मूला से भी वैसे कर सकता हूँ। मेरे पास फाइनल स्पीड पता है, मेरे पास इनिशियल स्पीड पता है, टाइम पता है, मैं इस फॉर्मूला से भी कर सकता हूँ। बात वही होगी बेटे, एम ए और डेल्टा पी ओवर टी एक ही फॉर्मूला होता है बेटा।
ठीक है, तो मैंने कहा यही फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर इम्पल्स पूछा हुआ भी है बेटा। तो हमने वैल्यूज पुट की, 3920,000 आया, मुझे किलो में चेंज करना है, तो मैंने इसी आंसर को डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, तो 3920 किलो न्यूटन आ गया बेटा। तो अब इसको राउंड ऑफ कर दिया तो 3900 किलो न्यूटन। उसके बाद जरा देखो आपके पास क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द मैक्सिमम मास दिस फोर्स कैन लिफ्ट, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैक्सिमम मास ये कितना लेकर जा सकता है। मैंने कहा इस रॉकेट का वेट कितना है, तो मैं कहा यार ये वेट तो वही है जो ये आपके पास लग रही है बेटे। अब जरा देखो आपके पास एग्जॉस्ट गैसेस कहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही है, डाउनवर्ड, उसकी वजह से ये रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब है ये जितनी फोर्स आपने कैलकुलेट की है वही उसका क्या भी होगा बेटा, वेट भी होगा। हमने कहा ठीक है भाई, आपके पास जितनी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है एग्जॉस्ट से, दैट विल बी द वेट ऑफ द रॉकेट बेटे। तो हमने क्या किया, हमने कहा मास निकालना था ना बेटा, और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना था, तो हमने जो फोर्स ऊपर फाइंड आउट की वही एक्चुअली में आपका क्या भी है बेटा, वही एक्चुअली में आपका वेट भी है बेटे। तो हमने कहा ओके, अब तो काम आसान हो गया, W इज इक्वल्स टू एम जी, ये जो आपने निकाला है ये आपका क्या भी है, वेट भी है, तो ये आपके पास वेट एक फोर्स ही है ना बेटा, रखी, ग्रेविटी की वैल्यू रखी, एम निकाल लिया, 4 एक्सपोनेंट 5 आ गया। तो आपके पास क्या हुआ, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, मतलब कोई लॉस हो ही नहीं रहा, मतलब जितनी फोर्स एग्जॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है वही आपका रॉकेट का क्या भी है, वेट भी है बेटे। तो हमने देखा क्या, हमने ये देखा आपके पास कि वो हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं मास निकालने के लिए, मास निकालने का एक ही फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू एम जी बेटे। लेकिन सवाल ये था सर W नहीं था हमारे पास, तो हमने कहा W वही होगा जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस से फोर्स निकल रही है बेटे। सर ऐसा क्यों, ये तो आप कुछ भी कहीं पे भी कर लेते, नहीं बेटे कुछ भी कहीं पे भी नहीं करते, इंफॉर्मेशन गिवन थी आपको, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब है कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, कोई फोर्स लॉस नहीं हुई, तो इसका मतलब है जितनी फोर्स एग्जॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है वही आपका वेट भी होगा। आई होप सो बेटा ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया थम्स थम्स डाउन, जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप, शो मी योर अंगूठास। ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अंगूठास, क्या बात है भाई। एब्सोल्युटली राइट, स्पॉट ऑन अब्बास साहब। जरा देखें भाई आगे क्या बोला हुआ है, गाड़ी का वेट दिया हुआ है 13,000 न्यूटन, ओके भाई, गाड़ी के 4 टायर है, ओए होए होए क्या इन्फॉर्मेशन दे दी, ये तो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता ही नहीं थी यार, अब तक तो हम लोग 2 टायरों वाली गाड़ी चला रहे थे। लेकिन वैसे सही है यार, अगर देखो तुम, मिस्टर बीन में 3 टायरों वाली भी गाड़ी थी, सही है, आजकल कुछ भी हो सकता है। तो भाई गाड़ी का वेट ये दिया हुआ है और गाड़ी सपोर्ट हो रही है 4 टायरों से, एरिया ऑफ ईच टायर, एक टायर का एरिया ये है, बताओ कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द रोड ड्यू टू वेट। प्रेशर का फॉर्मूला तो पता ही है ना, फोर्स ओवर एरिया, फोर्स कौन है, कोई एडिशनल तो अप्लाई कर नहीं रहा, तो सर वेट ही उसका फोर्स होगी, तो ये क्या है, ये फोर्स आ गई। एरिया सर दिया हुआ है हम लोगों को, लेकिन ये एक टायर का है, और गाड़ी कितने टायरों पे खड़ी हुई है, 4 टायरों पे खड़ी हुई है भाई, तो ओके, तो एरिया भी सर फिर चारों का यूज करना पड़ेगा। तो देखो एक टायर का एरिया था ना, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो फॉर्मूला वही लगाया, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, एफ की जगह एफ जो कि वेट ऑफ द कार था बेटा, और एरिया की जगह चारों टायरों का एरिया हम लोगों ने यूज किया। सो वी हैव यूज द एरिया फॉर ऑल द 4 टायर्स बेटे, और हम लोगों ने प्रेशर निकाल लिया। राउंड ऑफ कर दो हमेशा टू सिग्निफिकेंट फिगर में, तो देखो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी चेंज कर दिया, 1 2 3 4 5, तो 2.03125 लिखने से अच्छा डायरेक्ट 2.0 ही लिख दिया भाई, 10⁵, या आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद बोला हुआ एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ पार्टिकल व्हाई द एयर प्रेशर इन द टायर इंक्रीजेस व्हेन द कार ट्रेवल अलोंग द रोड। होना चाहिए यार, बाज़-औक़ात ऐसा हुआ है, हम जमाली साहब आप इसको अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। हमने एक दफ़ा किया क्या, हम एक दिन हमारा दोस्त था, उसकी एक बॉम्ब प्रूफ गाड़ी भी थी, उसके वाले साहब कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ थे, तो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में हम लोग जा रहे थे सुबह-सुबह के टाइम नाश्ता करते हुए, और बहुत गंदी गाड़ी चला रहे थे। तो अब हमें, एक तो क्योंकि वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी का शीशा बहुत मोटा होता है, तो
हम लोग स्कीटिंग भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हमें आवाज ही नहीं आ रही थी। लेकिन जब हम गाड़ी रोक के बाहर निकले तो बेटा टायरों में से धुआं निकल रहा था। तो अब जरा देखो, एक चीज रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन है। आप जरा देखो, अपने हाथों को भी रगड़ना शुरू कर दो तो बेटा वो फ्रिक्शन की वजह से आपके हाथों का टेम्परेचर बढ़ता है। सर बिल्कुल बढ़ता है, तो यहाँ पे भी तो वही काम हुआ। तो जरा देखो, फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर इंक्रीजेस द टेम्परेचर। और आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होती है? इंक्रीज। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। और जितने नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे सर, फोर्स भी, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो आपके पास क्या हुआ? आपके पास इस तरीके से हमें ये पता चल गया। ठीक है ठीक है, अब बस अब वो वाली भी एग्जाम्पल हम इंशाल्लाह जरूर देंगे बेटे। तो आपके पास हुआ क्या कि जब गाड़ी रोड पर चल रही थी तो उसकी वजह से फ्रिक्शन किसके दरमियान? अच्छा, सिर्फ हम ये नहीं लिख देते, एक और चीज। बाजुकात मैंने बच्चों को देखा है इस आंसर के रिस्पॉन्स में वो सिर्फ लिखता फ्रिक्शन इंक्रीजेस द टेम्परेचर। ओ भाई, ये भी तो बताओ फ्रिक्शन कहाँ है, किनके दरमियान है? तो बताना है फ्रिक्शन रोड और टायर के दरमियान है सर। उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, उसकी वजह से स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हुई, उसकी वजह से कोलिजन इंक्रीज हुआ, और कोलिजन इंक्रीज होते हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक्सप्लेन कर दिए, 4 मार्क्स का सवाल यार। पप्पू सवाल जाना चाहिए था अगर ये किसी के पास आ जाए। आगे जी, ये देखें, आपके पास दिया हुआ एक गैस सिलेंडर है जिसके अंदर हीलियम की गैस है और उसका प्रेशर अभी ये है, ठीक है। उसका वॉल्यूम अभी ये है, इस प्रेशर पे क्या वॉल्यूम है वो भी दे दिया बेटा। उसको फिर हमने क्या किया, उसको हमने कंप्रेस किया, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, कंप्रेस करके हमने वो गैस डाली बलून के अंदर। हर बलून के अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है बेटा? इतना वॉल्यूम आ रहा है। और उस वक्त जो हम लोग बलून को फिलअप कर रहे हैं बेटा गैस से, वो इस प्रेशर से फिलअप कर रहे हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है। बताओ कितने नंबर ऑफ बलून्स आप फिल कर सकते हो? सवाल को मैं दोबारा समझाता हूँ। आपके पास एक गैस सिलेंडर है, उसके अंदर बेटे कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस है बेटे, और इस प्रेशर पर भरी गई है। अब मैं इस सिलेंडर में से गैस निकाल के मैं कहाँ पे डाल रहा हूँ बेटा? बलून में डाल रहा हूँ। अच्छा, बलून में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस आ सकता है? इतना। कितने प्रेशर पे? इतने प्रेशर पे। बताओ कितने बलून भर सकते हैं? तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने किया क्या, मैंने कहा सिलेंडर जिसमें गैस भरी हुई है उसका प्रेशर ये रहा, वॉल्यूम ये रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लग सकता है बेटा। तो सिलेंडर का प्रेशर, सिलेंडर का वॉल्यूम। आपके पास बलून में किस प्रेशर से हम लोगों को हीलियम गैस डालनी है वो बता दिए। तो इस प्रेशर से अगर मैं बलून में गैस डालता हूं तो कितना वॉल्यूम फिलअप हो जाएगा? तो हमने देख लिया कि हर आपके पास जो बलून है उसमें कितनी आपके पास जा रही है बेटे? इतना वॉल्यूम ऑफ गैस जा रही है बेटे। टोटल आपके पास इतना वॉल्यूम ऑफ गैस यूज अप हो जाएगी बेटे। This would be the total volume of gas that would be pushed into the balloons. अब ये कितने balloons हैं we don't know, लेकिन जितने भी balloons हैं उन सब में टोटल वॉल्यूम यही हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास है क्या? आपके पास बताया हुआ है एक बलून में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस भर रही थी? 0.015। टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोगों ने भर दी है? 0.52। तो 0.52 में से हम लोगों ने 0.015 को डिवाइड कर दिया, तो 34 बलून्स आपके पास आ गए मेरे बच्चे। देखो मैं दोबारा सवाल को रिपीट कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। समझ ना आने की सूरत में लाजमी बताना बेटा। एक गैस सिलेंडर था, बिल्कुल है सर सिलेंडर है। उसमें इस प्रेशर पे गैस भरी हुई है, बिल्कुल भरी हुई है सर। इतना वॉल्यूम ऑफ गैस है, बिल्कुल है सर। अब इस सिलेंडर से मैं वॉल्यूम गैस भर रहा हूँ किसके अंदर? बलून के अंदर।
इस प्रेशर पे भरनी है, इस प्रेशर पे भरनी है। तो मैंने देखा ये कि टोटल कितना वॉल्यूम यूज अप हो जाएगा। तो P1 V1 P2 V2 V2 निकालना था, निकाल लिया। तो टोटल इतना वॉल्यूम ऑफ गैस हमारा यूज अप हो जाएगा। अब इस वॉल्यूम में कितने बलून भर जाएंगे? तो मैंने कहा ठीक है, टोटल ये है ना, एक बलून में कितना वॉल्यूम जा रहा था? 0.015। तो मैं कहा 0.52 को 0.015 से डिवाइड कर दिया, 34 आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बलून आ गए। मेरे बच्चों, मुझे बताओ, क्या ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया बेटे? गुड हो गया बेटा, नाइस हो गया, नाइस हो गया, एक्सीलेंट हो गया। कोई मसला, कोई परेशानी, प्लीज बताइएगा, बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज बताइएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद बेटे आपके पास है क्या? आपके पास दिया हुआ ये है कि एक लॉन्ग ट्यूब है बेटे, जिसमें ऑयल है बेटे। एक स्मॉल बॉल है जो शुरू में ऊपर रेस्ट पर थी, लेकिन ये नीचे जाने शुरू हो गई बेटे। जैसे जैसे बॉल नीचे जा रही है तो ये एक्सेलरेट कर रही है। आपको सवाल में बताना ये है डिफाइन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख देनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितने टाइम में चेंज हो रही है, दैट इज व्हाट कॉल एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब जरा देखें, आपको बोला हुआ है मास ये रहा, रिजल्टेंट फोर्स निकालो जब एक्सेलरेशन ये रही। अरे, फोर्स निकालनी है? अरे अब तो फॉर्मूला सिंपल है, मास है, एक्सेलरेशन है, लगाओ ना। मामा जी को याद करो, F इज इक्वल टू एम ए। माँ, माँ का M है, बिल्कुल है। माँ का A है, बिल्कुल है। तो कर दो बेटा, एम ए किया, रिजल्टेंट फोर्स आ गई मेरे बच्चे। हलवा, 2 मार्क्स, अल्लाह अकबर। आगे जरा देखें, एज द बॉल फॉल्स इट स्पीड इज रिकॉर्डेड। सबसे पहली चीज तो इस ग्राफ को देख के मैं क्या अंदाजा लगा सकता हूँ? मैं इस ग्राफ को देख के ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर स्पीड चेंज तो हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म चेंज होती तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता बेटा, लेकिन ये यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही बेटा। अच्छा, अब जरा देखो, एक चीज इस टाइप के ग्राफ से मैं ये भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि शुरू में आपके पास क्या हुआ, जो बॉल है उसको नीचे ले जाने वाली फोर्स कौन है? वेट है। उसको ऊपर से एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही होगी जो उसको ऑयल प्रोवाइड कर रहा होगा। इसलिए देखो, टाइम टू टाइम आपके पास क्या होती गई, स्पीड, आपके पास जो स्पीड का चेंज है वो कम होता गया, और एक टाइम आया स्पीड आपके पास कांस्टेंट ही होगी। अब उन्होंने एक्चुअली में यही पूछ लिया कि भाई बताओ हुआ क्या। तो देखो आपके पास हुआ क्या होगा, जरा देखना। यहाँ पर अगर ये आपके पास एक बॉल रखी हुई है, तो इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं सर? एक, कौन सी? वेट सर। अब देखो, जैसे जैसे ये बॉल नीचे जा रही है, क्या वेट कम होगा या ज्यादा होगा? नहीं सर, वेट तो हो ही रहेगा। तो वेट विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन सर, ऑयल की वजह से लगने वाली फोर्स बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सर पहले ये कम ऑयल के साथ एक्सपोज था, अब जैसे जैसे ऑयल के साथ ज्यादा एक्सपोज होता जा रहा है, ऑयल इसको ज्यादा फोर्स लगाता जा रहा है। अब सर देखो बेटा, एक मिसाल है। लेट सपोज इसका वेट है बेटे 100 न्यूटन। अभी ऑयल की तरफ से जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो 0 है। यहां पर आया, इस पॉइंट पर वेट अभी भी 100 न्यूटन है, लेकिन सर अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी, लेट सपोज 50। तो देखो, ऊपर वाले केस में रिजल्टेंट फोर्स आपके पास कितनी आ रही है? माइनस करके ही निकालनी पड़ेगी ना। यहाँ पे तो रिजल्टेंट फोर्स 100 न्यूटन है, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई सर? यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 50 न्यूटन आ गई, और गई बॉल नीचे। तो वेट अभी भी उतना ही है बेटे, कितना? 100 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ गई, कितनी हो गई? 90 न्यूटन हो गई। अब निकालो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई सर? अब 10 आ गई रिजल्टेंट फोर्स। एक पॉइंट आएगा कि जब आपका वेट और आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दोनों की दोनों हो जाएंगी बराबर, और उस पॉइंट पर आपकी रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। और जब रिजल्टेंट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन 0 तो इसका मतलब है नाउ द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं।
अब बेटा ये जो केस मैंने लिखा है ना, यहाँ पर वेट की मैंने एज्यूम की है वैल्यू, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। मेरे बच्चों सेम टू सेम केस ये उस वक्त होगा, लेट सपोज के अगर मैं अरहम साहब आपको छत पे ले जाके, अच्छी खासी बड़ी बुर्ज खलीफा की छत पे ले जाके मैं अरहम साहब आपको फेंक दूं, आपके ऊपर सेम टू सेम यही केस होगा। आप नीचे जा रहे होगे, बिल्कुल जा रहे होगे। किस फोर्स की मदद से नीचे लेकर आप जा रहे होगे? सर मैं अपने बॉडी के वेट की वजह से नीचे जा रहा हूँ। क्या आपको कोई ऊपर अगेंस्ट कोई फोर्स लग रही होगी? यस सर लग रही होगी। कौन होगी? एयर रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वेट कांस्टेंट रहेगा, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी, और एक टाइम आएगा कि जब आपकी वेट और एयर रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जीरो। नाउ द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी। तो मेरे बच्चे यहाँ पर भी यही काम हुआ, तो हमने इसको समझा दिया कि in the beginning the ball move with uniform acceleration, then air resistance start to increase, यहाँ पे fluid friction भी बोल सकते हैं बेटे, start to increase, due to which resultant force decreases, hence acceleration decreases and becomes zero। आप जरा देखो, acceleration कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एक पॉइंट आया कि आपकी ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड ही आ गई। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर आपके फ्रिक्शनल फोर्स और वेट बराबर हो गए हैं, एक्सेलरेशन जीरो हो गई है, और बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो गई है। अब ये सवाल अलग अलग अंदाज से पूछा जाता है, सेम सवाल होता है, सेम वर्डिंग होती है, सेम कंडीशन होती है बेटा। उसके बाद बोला भाई ये है, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट ऑन फिगर 1.2 डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। अब देखो, हमें पता है स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालते हैं, ग्रेडियंट निकाल के, लेकिन यहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो हम लोग ग्रेडियंट कैसे निकालें? इसीलिए उन्होंने बोला टेंजेंट ड्रॉ करो। और टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ करना है? 0.010 पे। तो हमने किया टेंजेंट ड्रॉ, देख लो बेटा, 0.01 पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट कैसी लाइन होती है? एक ऐसी लाइन जो आपके ग्राफ को सिर्फ उसी पॉइंट पे टच करे जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना था बेटा। कर लिया, टेंजेंट बना लिया, इस टेंजेंट पे दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ये आपके पास आ गए दो पॉइंट्स। इन्हीं दो पॉइंट्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे बेटे, इन्हीं दो पॉइंट्स का ग्रेडियंट निकाल लेंगे, और ग्रेडियंट से आपको क्या पता चल जाएगा? एक्सेलरेशन। वो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जरा हम लोग लिख लेते हैं बेटा। एक आपके पास आया है 0.005 ही है बिल्कुल, और 0.03, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट पे 0.02, 0.05, 0.02, 0.05, x1 y1 x2 y2, ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब तो पुट करना है और आंसर निकालना है बेटा। ये y2, ये y1 डिवाइडेड बाय, ये आ गया x2 माइनस, ये आ गया आपके पास x1, माइनस करके डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगी। मेरे बच्चों के ये सवाल, ये कंडीशन सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है? इफ यस प्लीज थम्स अप, इफ नो आस्क मी क्वेश्चन। गुड हो गया। एक सवाल है जो हम किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे अभी करवा रहे हैं, जरा ये सवाल देखिएगा। सवाल है बहुत मजेदार, जरा देखें बेटे। आपके पास सबसे पहली चीज तो क्या बोली हुई है? आपके पास बोला हुआ ये है कि एक लोड है जो सस्पेंड किया गया है एक धागे से, देख सकते हैं आप। उसके बाद बोला हुआ है द वर्टिकल फोर्स ऑन द थ्रेड ड्यू टू लोड इज दिस। ये फोर्स है कौन भाई? इस लोड की वजह से वर्टिकल फोर्स, सर ये वेट है। ऑब्वियस सी बात है, वेट की फोर्स कहाँ पे लग रही होगी? कोई एडिशनल फोर्स तो नहीं लग रही ना भाई। तो वेट अपनी ही फोर्स लगा रहा होगा, तो वेट मतलब ये लोड अपनी ही फोर्स लगा रहा होगा, और लोड की अपनी फोर्स मतलब ये वेट की बात हो रही है। तो आपको वेट बता दिया है, कितना बता दिया है? 0.75 न्यूटन। आपको निकालना क्या है बेटा? आपको मास निकालना है। तो हमने कहा बहुत सिंपल है, W इज इक्वल टू mg। वेट आपके पास कितना है? 0.75। मास आपको निकालना है, ग्रेविटी 9.8, डिवाइड कर दें तो आपके पास मास आ गया 0.077 kg। या आपके पास क्या आ गया? मास आ गया। अब उसके बाद देखें बेटे, उसके बाद आपके पास बताया भाई ये है, जरा इस सवाल को गौर से समझना है बेटा। A wire is attached at point X यहाँ पर, and pull the wire horizontally towards right। तो अब जरा देखो, ये हम डायरेक्शन बना लेते हैं बेटे। आपके पास क्या है? एक वायर अटैच कर दी गई है, तो हमने कहा ठीक है कर देते हैं भाई।
तो वायर आ गई वायर, ये आ गई वायर जो इसको राइट की तरफ खींच रही है। किस फोर्स से खींच रही है? 1.2 न्यूटन से। और ये है इसका वेट, और वेट आपके पास कितना दिया हुआ है? 0.75। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज 0.75। यहाँ पे इसकी वर्किंग गायब हो गई, तो जरा लिख देते हैं 0.077। ठीक है, ठीक हो गया भाई। तो देखो, एक धागे से यहाँ पर फोर्स लगने लग गई और वेट यहाँ पर लग रहा है। आपको क्या, बाय ड्राइंग अ स्केल डायग्राम। ओके, अब स्केल डायग्राम आपको बनानी है। स्केल डायग्राम से हम लोग बनाते किस तरीके से हैं, जरा आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। जरा देखें, स्केल डायग्राम बनाने का तरीका ये होता है कि आप इस, ये जो वैल्यूज दी हुई है ना बेटा, आप इनको इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करें। तो हमने कहा करते हैं। हमने कहा कि भाई आपके पास लेट सपोज 0.1 सेंटीमीटर आपके पास बराबर है 0.1 न्यूटन के, या 1 सेंटीमीटर बराबर है 0.1 न्यूटन। अब सवाल ये है कि सर ये स्केल आपने कैसे सेट किया? ये कोई भी बच्चा खुद अपने हिसाब से सेट कर लेता है। मैं यहाँ पे बोल दूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, कोई मसला नहीं है बेटा। ये स्केल हमने खुद सेट करना है बेटा, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर अगर 0.1 न्यूटन के बराबर है, तो मुझे बताओ 1.2 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कि अगर 1 सेंटीमीटर 0.1 न्यूटन के बराबर है, तो 1.2 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1.2 को डिवाइड कर देंगे 0.1 से, तो 12 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका मतलब है 1.2 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर आ गया? 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 0.75 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा? हम लोग ये भी देख लेते हैं, ये आ रहा है आपके पास 7.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको आप यहाँ पर ड्रॉ करें। तो आइए मैं अब आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, जरा देखिएगा। 12 सेंटीमीटर बोला ना बेटा एक, और 12 सेंटीमीटर वाली ये कौन सी थी? ओहो, आ भी जाएगी, आ जाएगी। ये आपके पास 0 से 12, 11, ये आ गया 12, 11, 12, ये आ गई 12 सेंटीमीटर वाली फोर्स, 1.2 न्यूटन। उसके बाद वेट कितना था? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हमने बना दिया, बनाते हैं जरा। ये 0 यहाँ पे मार्क किया, एंड दिस इज 7.5 ना, तो हम ड्रॉ करते हैं 7.5 को बेटा। ये आ गया 5, 6, 7, 7.5। तो this is representing 1.2 Newton, which is equals to 12 centimeter. This is how much? 0.75 Newton, which is equals to 7.5 centimeter. रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? इन दोनों के बिल्कुल बीच में। तो सर वो कैसे ड्रॉ करें? जरा देखो, आपने क्या किया, एक पैरेलल लाइन बनाई, बिल्कुल इसके साथ टच कर दी। यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन बनाई, इसके साथ बिल्कुल टच कर दी। अब देखो ये पैरेलल लाइन क्यों बनाई है वो भी बताता हूँ। ये पैरेलल है इसलिए इनको मैंने डॉटेड बना दिया। ठीक हो गया। आखिरी काम, अब इस डायगोनल को इसके साथ मैच कर लो। तो ये आ गई भाई, ये आ गई भाई। दिस वुड बी द रिजल्टेंट फोर्स बेटे ऑन द ब्लॉक। अब ये कितनी बड़ी है जरा वो मालूम कर लेते हैं। हमने क्या किया, स्केल रखा और स्केल से मेजर कर लिया भाई। ये आ रही है गालिबन आपके पास 14.1 या 14.2 आ रही है। तो हमने बोला दिस इज 14.2 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो न्यूटन में बताना है ना, तो हम लोगों को कन्वर्जन, हम लोगों ने स्केल रखा हुआ है। 1 सेंटीमीटर 0.1 न्यूटन के बराबर है,
तो 14.2 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 14.2 इंटू 0.1 किया तो इंटू 0.1 सॉरी इंटू 0.1 किया तो 1.42 न्यूटन आ गई। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? 1.42 न्यूटन बेटा। तो देखो दो फोर्सेस बताई हुई थी सर, हमने बना दी सर, लेकिन एक स्केल सेट किया। स्केल क्या सेट किया? ये सेट किया। सर ये स्केल का हमें कैसे पता चलेगा? आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर सकते हो। अब सर आपने ये क्यों नहीं सेट किया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन? तो बेटा ये 1.2 सेंटीमीटर की लाइन बनती, इतनी सी लाइन बनती, और 0.75 की बनती। अब मैं इतनी सी शेप में से मैं कैसे निकालता बेटा? मुश्किल हो जाता ना। मैंने इसलिए क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 0.1 न्यूटन खुद, आपने खुद करना है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। सर मैं 2 सेंटीमीटर कुछ करके रख दो भाई, कोई टेंशन नहीं है, अप टू यू। ठीक हो गया भाई? और फिर आपने ये दो फोर्सेस बना दी, उनके बिल्कुल सामने। अब देखो ये 7.5 सेंटीमीटर की लाइन थी ना, इसके सामने डॉटेड लाइन भी 7.5 की बना दी। ये 12 सेंटीमीटर की लाइन थी, इसके सामने डॉटेड भी 12 सेंटीमीटर की बना दी, और डायगोनल्स को मीट करवा दो। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। इसकी लेंथ मेजर कर ली और उसको न्यूटन में चेंज कर लिया। दूसरी चीज क्या बताई गई? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। लेकिन एंगल आपके पास जरा देखो, एंगल ये हाइपोटेन्यूज का या तो ऐसे भी बन सकता है एंगल, या तो आपके पास एंगल ऐसे भी बन सकता है। इन्होंने किसके साथ एंगल पूछा हुआ है? एंगल विद वर्टिकल मींस दे वांटेड टू फाइंड यू आउट दिस एंगल बेटा। और एंगल मालूम करने के लिए एक ही फॉर्मूला लगता है बेटा, tan का, टोवा टिल टिल पेंटेड ब्लैक, कुछ इस तरीके से कुछ लोगों को फॉर्मूला याद होगा, या ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट ऐसे भी याद होगा। एडजेसेंट कौन सी साइड है बेटा? ये तो आ गया 90 डिग्री। तो दिस इज योर एडजेसेंट एंड दिस इज योर ऑपोजिट। ऑपोजिट कितना है? 12, जिसको हम लोग 1.2 न्यूटन बोलेंगे। एडजेसेंट कितना है? 7.5, जिसको हम 0.75 बोलेंगे। तो ऑपोजिट इज 1.2, एडजेसेंट इज 0.75। tan को इस साइड पे ले जाएंगे तो दिस विल बिकम tan इनवर्स। सो tan इनवर्स ऑफ tan inverse of 1.2 divided by 0.75, and that is actually giving you answer of 57.99 means 58 degree। 4 मार्क्स का सवाल। मेरे बच्चों मुझे बताओ, वेक्टर की स्केल डायग्राम आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आई बेटा? किसी को कोई भी मसला है, परेशानी है, अभी पूछ लो, फायदा हो जाएगा। उसके बाद बोला भाई फोर्स में प्रोड्यूस चेंज इन साइज एंड शेप। साइज और शेप में चेंज के अलावा फोर्स और क्या कर सकती है? स्पीड चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है। लिख दिया, 2 मार्क्स आ गए। समझ रहे हो बेटे? अच्छा जी, अब इसी तरीके से जरा ये सवाल भी देख लेते हैं। आपके पास जरा देखिएगा, अगर कुछ ये हैदर साहब, अरहम जी, खतीजा जी, बिस्मा जी, आपको याद हो बेटा, ये कुछ आपको मिड टर्म का पेपर का सवाल लग रहा होगा बेटा। तो जरा देखें बेटे, इसमें आपके पास है क्या, और से सुनिएगा। और इस सवाल में जो काम करना है, ये करना क्यों है? बात साहब आप भी जरा देखिएगा, गौरी साहब आप भी। आपके पास बोला भाई ये एक ट्रॉली पी है, जिसका मास आपके पास बता दिया, दोनों ट्रॉलीज का मास आपके पास 1.2 केजी। तो ये भी 1.2 केजी की ट्रॉली है, ये भी 1.2 केजी की ट्रॉली है, लेकिन यहाँ पर एक लोड भी रखा हुआ है 1.5 केजी का। जी जी आराम। सर मैं कॉल लीव कर रहा हूँ, मुझे जाना है। ये तो दस्ती साहब है। वही ना, जाना है, इसके साथ जाना है। ठीक है, जा सकते हैं। ओके ओके ओके। अब जरा देखें आपके पास है क्या, कि यहाँ पर आपके पास लोड भी रखा हुआ है और ट्रॉली भी है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रॉली। ट्रॉली क्यू मूव टूवर्ड्स राइट। ट्रॉली क्यू की स्पीड ये है बेटा, इसकी वजह से आपके स्प्रिंग एक्सपेंड भी हो रहा है बेटा। स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, कैलकुलेट द स्पीड। तो मैंने कहा यार ये ट्रॉली जिस स्पीड से यहाँ पर जा रही होगी, आपके पास ये स्प्रिंग एक्सपेंड हो रहा है, और ये आपके पास क्या होगा बेटा, मतलब इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों का क्या होगा? मोमेंटम सेम होगा। तो मैं कहा मोमेंटम ऑफ ट्रॉली Q इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ ट्रॉली P। लिखा।
मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। अब ट्रॉली पी है तो मास भी ट्रॉली पी का, वेलोसिटी भी ट्रॉली पी की। क्यू है तो मास भी ट्रॉली क्यू का और वेलोसिटी भी ट्रॉली क्यू की। पी का मास कितना होगा? 1.2 प्लस 1.5 देख लो। और इसकी स्पीड मुझे पता नहीं है, वही फाइंड आउट करनी है। क्यू का मास कितना है? 1 पॉइंट, आपके पास ये क्यू का मास कितना था, जरा देखते हैं। क्यू का मास 1.5 था, ये 1.5 केजी दिया हुआ है बेटा। अच्छा नहीं, क्यू का मास 1.2 था, सॉरी, दोनों ट्रॉलीज का मास 1.2 था, तो दिस वुड बी 1.2 बेटे। और क्यू की स्पीड आपके पास कितनी थी? 0.36। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास स्पीड ऑफ द ट्रॉली आ गई, जिस स्पीड से वो मूव कर रहे थे बेटे। मेरे बच्चों मुझे बताओ, क्या ये सवाल समझ में आया बेटा? अच्छा सर, आपने यही क्यों फॉर्मूला यूज किया, ये भी तो जरा बताएं ना, हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो कहीं मोमेंटम का जिक्र ही नहीं है। तो अब हम क्या करें? मैंने ये देखा बेटा, ट्रॉली क्यू के लिए गिवन क्या क्या, मास और वेलोसिटी गिवन है, तो मैंने कहा मास और वेलोसिटी से क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? मोमेंटम। दैट इज व्हाई आई फाउंड आउट द मोमेंटम बेटे, और कोई हल भी नहीं था मेरे पास। उसके बाद फिर आपके पास क्या बोला हुआ? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बेटे क्यू की। क्यू की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। क्यू का मास कितना था? 1.2। स्पीड कितनी थी? 0.36। आ गई काइनेटिक एनर्जी। पार्ट बी में बोला हुआ है स्टेट एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक प्लेस एज द स्प्रिंग एक्सपैंड। कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हुई बेटे? देखो, इलास्टिक एनर्जी। स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक होता है ना बेटा, सो दैट इज व्हाई स्प्रिंग हैज एन इलास्टिक एनर्जी। तो आपके पास वो इलास्टिक एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर थी, वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी। मूव होने लग गई ना बॉडीज, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटे। मेरे बच्चों, एवरीथिंग इज सेट।